ओके, ठीक है। चलिए तो फिर से मैं, हाँ हाँ, क्या पूछ रहे थे आप लोग? आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? तो आइसोलेटेड का मतलब होता है ना जो अकेले होता है, ठीक है ना। तो मतलब यस सर। जैसे मैं आइसोलेटेड हूँ, तो मेरे पे मतलब मेरे इन्वायरमेंट का बाकी लोगों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई चार्ज आइसोलेटेड है तो उस पर क्या होगा कि बाकी जो भी चार्जेस हैं उनका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड। तो नाउ लेट्स मूव ऑन। तो जैसे, लेट मी शेयर माई स्क्रीन। फिर से वही दिक्कत यार। सर जूम पे कर लेंगे अगली बार से। सर अभी भेज दीजिए लिंक, अभी ज्वाइन हो जाएंगे जूम से। कैन यू सी माई स्क्रीन? यस सर। ओके ओके गाइज, वो जो वाइट बोर्ड है वो खोलने पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को, ठीक है ना। तो मैं कल से जूम पे शिफ्ट करता हूँ। तो जैसे मेटल गैसियस है तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उस एनर्जी को हम लोग बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी 1। तो आप लोग नोट करते जाओ अब। तो आयनाइजेशन एनर्जी 1, और वो प्रोसेस का होगा इंडोथर्मिक होगा, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉन से, मतलब बाउंड इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग निकालते हैं किसी एटम से तो फिर से हम लोग को एनर्जी देना पड़ेगा। इसीलिए जो आयनाइजेशन एनर्जी 1 है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और जितने भी आयनाइजेशन एनर्जीज हैं, जैसे I1 2 3 जो भी है, यस सर। हाँ वो सारे पॉजिटिव होंगे। तो ऐसा लिख लीजिए कि मेटल गैसियस से मेटल प्लस गैसियस बना और प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ठीक है। तभी ना दोनों तरफ बैलेंस होगा, ठीक है ना। लिख लिए? यस सर। ओके। तो फिर से अगर हम मेटल प्लस से भी एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दें तो फिर से ये वो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि ये गैस भी है, आइसोलेटेड भी है, एक मोल भी है, तो मेरा काम चलेगा। तो अब M प्लस गैसियस से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी 2। और उससे जो बनेगा वो हम बनेगा M2 प्लस और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग ऐसा एक सीढ़ी टाइप का बना के लिख सकते हो, M2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लिख के डन बोलना। फिर से हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी 3 भी निकाल सकते हैं, वैसे ही एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे M3 प्लस बन जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन बनेगा। तो फिर से वो जो एनर्जी लगेगा उसको हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी 3 बोल देंगे, ठीक है ना। यस सर। हाँ। तो अब हम लोग जैसे ये सारा प्रोसेस हुआ, हमारा मेटल सॉलिड से मेटल 3 प्लस गैसियस में चला गया। तो ये जो सारा प्रोसेस में जो हीट एक्सचेंज हुआ ना, उसको हम लोग डेल्टा एच से दिखाते हैं, जिसको हम लोग चेंज इन इंथैल्पी बोलते हैं। तो आप लोग एक काम करो, ऐसे जैसे कि सारा प्रोसेस को घेर दो, ऐसे जैसे मैंने घेरा है, और उसको ऊपर लिख देना डेल्टा एच और ब्रैकेट में चेंज इन इंथैल्पी, ठीक है। जैसे कोई भी एक प्रोसेस हो रहा है तो उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए 4-5 स्टेप है। तो 4-5 स्टेप में भी कुछ कुछ एनर्जी लग रहा होगा, तो टोटल एनर्जी क्या होगा, वो 4 5 स्टेप का जो सम होगा वही होगा ना। तो यहाँ टोटल एनर्जी को हम लोग डेल्टा एच से दिखाते हैं, और जो स्टेप वाला एनर्जी है वो कभी इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन होता है, कभी आयनाइजेशन एनर्जी होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो कभी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी हो जाता है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। सर हम्म। डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है सर? चेंज, डेल्टा मतलब होता है चेंज, ठीक है। तो जैसे, यस। हाँ H2 माइनस H1, तो उसको बोलेंगे हम लोग डेल्टा एच। सब पढ़ोगे आप लोग, थर्मोडाइनेमिक्स जैसे ही आएगा सब पढ़ोगे फिर से। तो यहाँ नीचे हम लोग लिखेंगे कि फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच एस प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 2 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 3। और आगे भी इलेक्ट्रॉन निकालते रहे तो डैश 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 डैश, मतलब और भी आगे तक जा सकता है, ठीक है। डन। नो सर। यस सर। ओके ओके। उसके जो लोग लिख चुके हैं वो लोग लिख लेना कि ऑल द आयनाइजेशन एनर्जीज आर पॉजिटिव, ठीक है ना।
इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो पॉजिटिव होता है, मतलब हम लोग को देना पड़ेगा। ठीक है। यस सर। हम्म। हो गया आदेश? यस सर। ओके नाइस। लेट मी सी रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। नहीं तो जो अटेंड नहीं करेंगे उनको दिक्कत हो जाएगा। नाउ लेट्स फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। बस आज ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझ में आ गया, उसके बाद से कोई टेंशन नहीं है। तो लिखो फैक्टर्स विच अफेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी या फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, कुछ भी। डन। Yes, sir. Nice. Write down the first factor. First factor is nature of atomic orbital from which electrons are removed. Nature of atomic orbitals from which electrons are removed. ठीक है। Yes, sir. इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो पेनिट्रेशन पावर, दैट इज पेनिट्रेशन पावर। मतलब जब भी हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी को नेचर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से डिसाइड करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे पेनिट्रेशन पावर। ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं Sir, कि could you repeat हाँ हाँ जो आप बोले पेनिट्रेशन पावर को बताए थे sir? हाँ हाँ पेनिट्रेशन पावर होता है ना कि हम लोग को मतलब कि कितना अंदर जाना पड़ रहा है उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है ना, मतलब किसी चीज़ में पेनिट्रेट करने का मतलब क्या हुआ कि अंदर घुसना। तो मतलब कि जैसे एस वाला होता है वो क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है ना उसके सबसे पास होता है, फिर से पी वाला उससे दूर उससे दूर उससे दूर। ठीक है ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पेनिट्रेशन पावर। जैसे एस से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो हम लोग को ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू पी, एज कम्पेयर टू डी, एज कम्पेयर टू एफ। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पेनिट्रेशन पावर। और पेनिट्रेशन पावर जो होता है वो एस का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ। तो आप लोग ऐसा ऑर्डर भी लिख लेना। ये एस के साथ हुए, एस के साथ में से लिखो प्लस इलेक्ट्रॉन। अरे वो जो प्लस लिखा हुआ वो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के सबसे पास जो है वो एस है, उसके बाद पी है, उसके बाद डी है, उसके बाद एफ है। Sir, हाँ ज्वाइन तो कर रखी है। हाँ हाँ इलेक्ट्रॉन निकलेगा सर सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट। हाँ हाँ। तो अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट एस हो गया तो, या फिर आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहीं पी हो गया तो, या फिर आउटर मोस्ट ऑर्बिट डी हो गया तो, या एफ हो गया तो। ठीक है ना, तो जैसे जैसे ऑर्बिट्स चेंज होगा, जैसे एस से निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा, उस पी से निकालने में उससे कम लगेगा। तो ये सब एन कांस्टेंट होता है तब होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, तो इसके लिए टेंशन मत लीजिए। जैसे देखिए नेक्स्ट पेज में हम लोग यहाँ लिखेंगे कि एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टेंशन नहीं लेना है वो सब चीज़ का, सब पता चल जाएगा। हो गया, ये लिख लिया आप। Yes, sir. उसके बाद से सेकेंड पॉइंट लिखिए, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हैव हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। जब मैंने क्रोमियम का बात किया था तो मैंने बताया था कि उसका हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए डी से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, सॉरी एस से एक इलेक्ट्रॉन डी में चला जाता है और उसका कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड हो जाता है। तो जब हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल है तो अगर आप हाफ फील्ड से निकालिएगा इलेक्ट्रॉन को तो क्या होगा, आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, इसीलिए उनका आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो यही लिखिए कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हैव हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। डन। एक बार रिपीट करना। हाँ, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हैव हाई वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी।
सर ये इसके ऊपर में लिखा हुआ है सर, पॉजिटिव चार्ज और जो एस ब्लॉक के जो एक बीच में लगे रहे उसको एस अट्रैक्ट क्या है सकते हैं? वो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन एस ऑर्बिटल का अट्रैक्शन लिखा हुआ है, एस डॉट तो अट्रैक्शन। उस वो टेंशन नहीं लेना, वो सब ऐसे ही है। बस याद ये रखना है कि एस का पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होता है पी से, उसका ज़्यादा होता है डी से, उसका ज़्यादा होता है एफ से। ठीक है ना? सर हाँ हाँ। तो इसमें जैसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनों को उसमें से जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन। हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉन हम आउटर मोस्ट से ही निकालते हैं। यस सर। हम्म। सर हाँ हाँ। सर जो अभी आप बोले थे डेल्टा एच इज इक्वल्स टू H2 माइनस H1 ना, क्या उसमें H2 और H1 क्या होंगे? या जैसे देखिए कोई भी प्रोसेस हो रहा है, ठीक है ना, तो उसमें इंथैल्पी जो होता है ना वो स्टेट प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना। अब वो आपको नहीं मैं समझाता हूँ। जैसे कि कोई भी चीज़ जो उसके स्टेट पे सिर्फ डिपेंड करे, तो इंथैल्पी जो होता है एक स्टेट पे, पर्टिकुलर कोई स्टेट है किसी कंपाउंड का, तो उस पर इंथैल्पी का एक वैल्यू फिक्स है, ठीक है। कोई प्रोसेस हम किए, जैसे मेटल सॉलिड है तो उसका इंथैल्पी का वैल्यू कुछ है, ठीक है। अब मेटल सॉलिड से हम एक प्रोसेस किए, उस प्रोसेस में क्या किया कि हम उसको मेटल 3+ में कन्वर्ट कर दिए, तो फाइनली भी एच का कोई वैल्यू होगा। तो उस दोनों वैल्यू का जो चेंज होता है ना, तो H1 जो हो गया वो इनिशियल वाला मतलब इंथैल्पी, जो H2 हो गया वो फाइनल इंथैल्पी। तो इस दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा एच, और उसी को हम लोग बोलेंगे चेंज इन इंथैल्पी, की मतलब इंथैल्पी में चेंज कितने का हुआ, ठीक है। और उसको हम लोग डेल्टा एच से मतलब डिनोट करते हैं। तो यहाँ जो H2 है वो फाइनल इंथैल्पी है, और जो H1 है वो इनिशियल इंथैल्पी है, ठीक है। सही है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन एंड हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। हाँ हाँ, अब देखिए मैंने बोला कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उसका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही हाई होता है, ठीक है। ये तो मैंने लिखवा दिया। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड में किसका ज़्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी, आपको क्या लगता है? लगेश? फुली फिल्ड। हाँ, क्यों? क्योंकि फुली फील्ड को अब चाहिए ही नहीं, वो तो एकदम बढ़िया से स्टेबल है अपना, जैसे इनर्ट गैसेस, किसी से रिएक्शन उसको करने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एकदम अपने आप में मतलब कि फुल्ली फील्ड है, ठीक है ना। तो जो फुल्ली फील्ड से अगर आप निकालोगे तो उसका जो आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू होगा वो ज़्यादा होगा। तो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और बगल में लिख देना एक कॉलम बना के फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ बीच में हम लोग लिखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, और इधर S1 और S2 में किसका ज़्यादा होगा? S2 का। वैसे ही P3 और P6 में किसका ज़्यादा होगा? P6 का। फिर से D5 और D10 में किसका ज़्यादा होगा? D10 का। फिर से F7 और F14 में किसका ज़्यादा होगा? F14 का, ठीक है ना। तो बस ऐसे ही लिख लेंगे, टेंशन नहीं लेना, ये सब आगे आएगा। इतना ना ज़्यादा एग्जाम्पल है कि आयनाइजेशन एनर्जी पूरा बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। तो बस इसको नोट कर लेना है। सर किसको फिर से बता दो? हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ कि फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए उसका आयनाइजेशन एनर्जी हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल अगर फुल्ली फील्ड है तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2। और हाफ फील्ड है तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1। तो जो S2 होगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी S1 से ज़्यादा होगा। मतलब S2 से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है और S1 से निकालना है तो ज़्यादा एनर्जी हम लोग को S2 वाले में देना पड़ेगा। सिमिलरली P में अगर फुल्ली फील्ड होता है तो 6 इलेक्ट्रॉन, और हाफ फील्ड होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन। तो अगर P6 से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू P3। सिमिलरली D10, D5, F14, F7। समझ में आया? बोलो भाई। यस सर। एक सेकंड। अच्छा, ये तो सबको पता है ना कि F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, D में मैक्सिमम 10 और P में मैक्सिमम 6, S में मैक्सिमम 2। यस सर। मतलब ये तो एकदम कॉमन सा चीज़ है। अगर मानो किसी को यही नहीं पता होगा तो फिर से वो फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड कैसे पता कर पाएगा। तो अब हम लोग, नहीं हाँ हाँ, अब हम लोग थोड़ा रिवीजन पे जाते हैं। याद है आपको जब मैंने जेड स्टार पढ़ाया था? यस सर। यस तो सर। जेड स्टार में मैंने आयनाइजेशन एनर्जी को भी इंक्लूड किया था, याद है? मैंने बोला Yes, था sir. जेड स्टार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्टली
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, बोला था ना। एंड फर्स्ट सर। यस सर। हाँ हाँ, तो अब हमको फिर से वही लिखना है। देखो कितना बार रिवीजन हो रहा है उस चीज़ का, अब लगभग 4-5 बार आ चुका है ये। तो फिर से हम लोग लिखेंगे वही चीज़ ताकि याद हो जाए एकदम। आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्टार, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, जो भी है। ठीक है, इसको नोट करने में तो समय नहीं लगना चाहिए, एकदम खटाक हो गया। लिखिए लिखिए। हाँ हाँ, अब लिखिए नोट। बस यही 4 पॉइंट है जिससे ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको एकदम बढ़िया से समझना है। तो पहला पॉइंट लिखिए, कैटायन हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस, कैटायंस हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस ठीक है। Cations having electronic configuration of inert gases is equal to highest value of ionization energy। मैं बताता हूँ ये क्या है आखिर। is equal to highest value of ionization energy। डन। हो गया। वाह वाह, नाइस नाइस। अब मैं समझाता हूँ ये क्या है। तो मानो हम लोग किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालते गए। अब एक समय आएगा कि उसका कैटायन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, फुल्ली फील्ड होगा, मतलब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो अब क्या होगा ना कि वो उसी में स्टेबल हो जाएगा, मतलब उसका फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया। जैसे सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद से उसका कॉन्फ़िगरेशन नियॉन के जैसा हो जाता है, ठीक है कि नहीं, बोलो। यस सर। हाँ यस सर। हाँ, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन नियॉन के जैसा हो गया। तो अब जब उसमें से इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, बिकॉज फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। इसीलिए हम लोग को बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो इसका मतलब बस यही है, समझ में आ गया। यस सर। Now write down the second point. Half-filled concept is only used. Half-filled concept is only used बोलो। यस सर। हाँ हाँ, हो गया सर, आगे बताइए। only used in a period and for adjacent element। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Half-filled concept is only used in a period and for adjacent elements। लिख लिए। हेलो। यस सर। तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि मैंने क्या बताया। अच्छा, जनरली आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करेगा, तो जो जनरल रूल है वो कहता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ठीक है ना। तो मतलब पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो रेडियस घटेगा, इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, क्या यस सर। ऐसा Yes, मतलब, ठीक है ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ना चाहिए, ये तो हमारा हो गया जनरल रूल। लेकिन जनरल के ऊपर से सुपर पोजिशन हो गया। सुपर पोजिशन क्या हुआ कि जनरल के ऊपर से अब हम लोग ये सारा नियम लगाएंगे कि मतलब कहीं मतलब कैटायन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैसेस का तो नहीं है, या फिर कहीं जिससे हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वो हाफ फील्ड तो नहीं है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या फिर कहीं हम जिससे इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फील्ड तो नहीं है। तो अब हम लोग ये चेक करेंगे। तो ये क्या होगा कि यहाँ पे जो जनरल रूल होगा उसे डेविएट कर जाएगा, मतलब जनरल रूल से जो आना चाहिए वो नहीं आएगा। मतलब जब हम लोग ये लगाएंगे कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी जो फुल्ली फील्ड मतलब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला का हो जाएगा, या फिर हाफ फील्ड का ज़्यादा होता है,
तो जब ये लगाएंगे तो मतलब कि ऑर्डर जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो ये चेंज सिर्फ और सिर्फ एडजेसेंट एलिमेंट्स के लिए ही होता है एक पीरियड में, बुझाया? सर एडजेसेंट मतलब बगल वाला सर। हाँ हाँ, बस बगल वाला के साथ ही डिफर करेगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। सर हाँ हाँ सर एक बार रिपीट करना। हाँ हाँ, एक काम करते हैं, आप लोग ये लिख लिए हो? लिख लिए हो ना? जो आप लिखाएं लिख लीजिए। हाँ हाँ ठीक है, ब्रैकेट में लिखो एक्सेप्ट डी ब्लॉक मेटल। टेंशन मत लो, अभी हम समझेंगे इसके बारे में। वो भी लिख लिया। एक्सेप्ट डी ब्लॉक मेटल्स भी लिख लिया, क्या बात है। तो अब हम लोग Yes. देखते हैं कि भाई ये क्या कह रहा है ये दोनों पॉइंट। तो पहले हम लोग लिखेंगे एक्स वाई जेड डब्ल्यू। मान लीजिए सेकंड पीरियड एलिमेंट का लेफ्ट टू राइट वाला एलिमेंट है, माने एक्स वाई फिर से जेड फिर से डब्ल्यू, ठीक है? तो ऐसा लिख लीजिए। लिख लिए? यस। हाँ। तो अब क्या है कि मैं बोलता हूँ, तो पीरियड में क्या होगा कि रेडियस जो एक्स से जो डब्ल्यू की तरफ जाएंगे तो रेडियस घटेगा, घटेगा कि नहीं? यस सर। तो इसमें रेडियस जब घटेगा एक्स से डब्ल्यू की तरफ जाने में, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, ठीक है? यस। तो हम लोग एरो बना के लिखेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी जो मतलब जनरली कैसा होना चाहिए, एक्स से लेकर डब्ल्यू तक बढ़ना चाहिए, ठीक है ना? बोलो भाई। यस सर। हाँ सर यस सर। नाइस। तो ऐसा हम लोग लिख लेंगे पहले, उसके बाद से हम लोग इसको धीरे से काटेंगे। तो इसमें ना जो y है, अब y पे हम लोग एरो देंगे और लिखेंगे कि इसका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसे ही एज्यूम कर लेते हैं कि जो y है उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, हाफ फील्ड है। तो लिखेंगे कि y का कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड है, एरो देंगे और लिखेंगे हाफ फील्ड। डन। एक स्टेबल लिखे हैं सर। हाँ हाँ, हाफ फील्ड और ब्रैकेट में स्टेबल लिखे हैं, वो भी लिख सकते हो। हाफ फील्ड है तो स्टेबल तो होगा ही, ठीक है ना? हम्म। आवाज Yes, नहीं, अच्छा अच्छा ठीक है। तो जनरल जो आया हुआ हमारा कि डब्लू का ज़्यादा होगा, उसके बाद जेड होगा, उसके बाद वाई होगा, उसके बाद एक्स होगा, क्या? लेकिन अब यहाँ पे लोचा होगा। लोचा ये होगा कि अब हम लोग अप्लाई करेंगे फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को। तो फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि क्या कोई ऐसा कैटायन है इसमें, तो कोई कैटायन ही नहीं है, तो टेंशन ही नहीं है, बात ख़त्म। सेकंड पॉइंट अब देखेंगे। तो सेकंड पॉइंट कह रहा है कि अगर हाफ फील्ड होगा ना तो उसका जो मतलब कि आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है ना? यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे कि हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड कॉन्फिगरेशन है हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो हाफ फील्ड या फुली फील्ड जो होगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो हाई होगा, मतलब वाई का जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो हाई होना चाहिए। तो बस अब यहाँ पे सिर्फ हम लोग पीरियड में लगाएंगे, तो क्योंकि ये सेकंड पीरियड है तो इसमें लगा सकते हैं, और सिर्फ एडजेसेंट एलिमेंट के लिए तो वाई का ज़्यादा होगा, लेकिन किससे ज़्यादा होगा? सिर्फ जेड से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो जनरल है उससे बस यही चेंज हुआ कि वाई का जेड से ज़्यादा हो गया। अब समझ में आया कुछ? हाँ सर। तो बस थोड़ा एग्जाम्पल से ही समझ में आता है। तो y का सिर्फ z से ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं है कि y का मतलब हाफ फील्ड का ज़्यादा होता है इसका मतलब y का w से भी ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ y का z से ज़्यादा होगा एडजेसेंट एलिमेंट्स के लिए ही। तो आई थिंक ये क्लियर है। इज इट? यस सर। ओके नाइस। तो हम लोग लिखेंगे सो मतलब ऐसे ही w ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z ग्रेटर देन x, फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि बाद में कॉपी पढ़ेंगे तो समझ में भी तो आना चाहिए, ठीक है? बोलो भाई। यस सर। Yes, Now sir. write down the next point. Inert gases have highest value of ionization energy in their respective period. Inert gases have highest value of ionization energy in their respective period because of fully filled electronic configuration. ये तो कॉमन सा बात है कि फुली फील्ड होगा तो हाईएस्ट होना ही चाहिए, नहीं?
यस सर। डन। सर लिख रहे हैं कोई। ठीक है ठीक है। थोड़ा मेरे को आइडिया नहीं हो पाता है ना कि आप लोग कैसे मतलब कितना स्पीड में लिख रहे हो। नहीं, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है सर। आप मतलब आपसे जो आवाज आती है थोड़ा सा लेट आती है सर। ओ भाई, ऐसा है क्या? आप एक बार रिकॉर्डेड वीडियो देखना, उसके बाद पता चलेगा। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। मैं बहुत जल्दी वाइट बोर्ड यूज करूँगा, टेंशन मत लो, पैसा जुटा रहा हूँ। नहीं ये पॉइंट तो हो गया होगा कि इनर्ट गैसेस का हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी होता है उनके पीरियड में बिकॉज ऑफ फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हो गया है। यस सर। अब लिखना है हमको कि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इज हाईली स्टेबल बिकॉज ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। जेई मेंस 2012 या 13 में पूछा हुआ था कि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो स्टेबल होता क्यों है आखिर। तो ये होता है बिकॉज ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है। हेलो। यस सर। ओके। सर इसको समझा दीजिएगा सर, लास्ट पॉइंट। जो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। अब एक्सचेंज एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा मतलब मेरे भी ऊपर का बात है। हम मतलब इग्नोर किए थे 11th में, तो आज तक नहीं सीखे हैं, ठीक है ना मतलब झूठ क्यों बोलना। तो बस ये याद रखना भाई कि एक्सचेंज एनर्जी, बात ख़त्म। अब एक्सचेंज एनर्जी कैसे होता है वो सब बाद में देखेंगे। मतलब आप लोग सर्च करके पढ़ लेना, कभी पूछता उछता नहीं है, टेंशन नहीं है उतना। तो अब हम लोग ना कुछ काम करेंगे। तो काम ये करेंगे कि फाइंड ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। क्वेश्चन लिखेंगे कि फाइंड ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट। तो फटाफट हम लोग इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। रेडी? आर यू रेडी? सर भी लिख रहे हैं। ठीक है भाई। फर्स्ट पीरियड एलिमेंट्स में कौन कौन से सॉरी फर्स्ट पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन और हीलियम, है ना? यस। हाँ, तो आप लोग फर्स्ट पीरियड और मतलब एरो दे के लिखना कि हाइड्रोजन और हीलियम। क्वेश्चन लिख लिया ना सबने कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। यस सर। Okay, done. Then write down first period and the elements are hydrogen and helium. And for calculating ionization energy, we should write SPDF configuration. Then हाइड्रोजन का SPDF configuration लिखना है और हीलियम का लिखना है, तभी जाके हम लोग कुछ कर पाएंगे। क्योंकि इसका जो रूल है वो क्या बोलता है कि एक तो पेनिट्रेशन एनर्जी, तो पेनिट्रेशन एनर्जी में S का ज़्यादा होता है आयनाइजेशन एनर्जी, देन P, देन D, देन F, ठीक है। और दूसरा जो हमारा कहता है कि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो ये सब पता कैसे चलेगा? जब हम लोग उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तभी पता चलेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग को मतलब कि SPDF कॉन्फ़िगरेशन याद रहना चाहिए, मतलब लिखने आना चाहिए। सर जैसे हाइड्रोजन का 1s1 है तो इसमें हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ है। यस सर। सर और दूसरे में फुली फील्ड, क्योंकि एस फुली फील्ड है। हाँ, तो बताओ भाई कौन किसका ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन में और हीलियम में? हीलियम का सर। हीलियम का। क्योंकि इसका फुली फिल कॉन्फ़िगरेशन है। और अभी हमने बात किया था, देखो यहाँ पे, कि फुली फिल कॉन्फ़िगरेशन का जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो ज़्यादा होता है देन हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन के। तो डन। नाउ राइट डाउन द Yes, sir. सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। और पिछला पॉइंट याद रखना हमेशा कि इनर्ट गैसेस हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। कुल मिला जुला के हम लोग को 4-5 पॉइंट याद रखना है, पूरा आयनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये याद रखना है कि जो मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इनर्ट गैसेस ऑलवेज बहुत ही ज़्यादा होता है इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड बिकॉज ऑफ देयर फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आई थिंक कि आप लोगों ने सेकंड पीरियड एलिमेंट्स का नाम लिख लिया होगा। यस सर। हाँ, Yes, sir. नाउ राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिर्फ आप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो।
और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, तो उसके जस्ट पहले वाला जो नोबल गैस है उसका कॉन्फ़िगरेशन हटा दो और उसके बाद जो भी बच रहा है उसको लिख दो। समझ में आया? यस सर। जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ फिर से वाइट बोर्ड खोलने का, फिर से कहीं लैपटॉप बंद हो जाए मेरा। हाँ ठीक है। देखिए जैसे कि मेरा लिथियम है, तो मैं क्या करूँगा कि लिथियम का जब हमको आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा तो मैं इसके पहले का जो इनर्ट गैस होगा उसको हटा दूंगा। तो इसका पहले कौन सा इनर्ट गैसेस है, तो हीलियम। तो मेरे को आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त हीलियम तक का कॉन्फ़िगरेशन लिखना ज़रूरी नहीं है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसका क्या होगा 1s2। तो हमको 1s2 लिखने का ज़रूरत नहीं है, बस हम लिखेंगे क्या 2s1। मेरा इसी से काम चल जाएगा, इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो जैसे लिथियम का हो गया 2s1, फिर से बेरिलियम का हो जाएगा 2s2, ठीक है ना। फिर से बोरोन का क्या हो जाएगा 2s2 2p1। समझ में आ गया ना? यस सर। हम्म। तो ऐसा ही हम लोग लिखेंगे। तो आई गेस आप लोगों ने लिख लिया होगा, या फिर नहीं लिखा है तो लिखिए खटाखट सारे का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। डन? यस सर। ओके। आदेश, कैन यू टेल मी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन? 2p4। और 2s2 कहाँ गया? सर 2s2 नहीं है सर। क्यों? सर क्योंकि वो आउटर मोस्ट नहीं है सर, वो है ना, क्यों नहीं है? और भाई हीलियम का 1s2 होता है, तो उसके बाद आता है ना 2s2, तो 2s2 तो रखेंगे हम लोग। कुछ समझ में आया? यस सर। हाँ हाँ। तो मैंने नहीं लिखा है इसका मतलब थोड़ी ना कि आप भी नहीं लिखोगे। मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया उसके अनुसार 2s2 होना चाहिए, तभी तो आपको दिखेगा कि आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। बुझाया? यस सर। ठीक है, नाइस। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना कि जनरली 2s2 नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, लेकिन मैंने क्योंकि बताया था कि 2s2 इंक्लूड करना है इसीलिए मैं मतलब बोला। ठीक है, तो लिथियम में से हम लोग 2s1 में से निकालेंगे, बेरिलियम में से हम लोग 2s2 में से निकालेंगे, बोरोन में से 2p1 में से निकालेंगे, कार्बन में से 2p2 में से, नाइट्रोजन में से 2p3, ऑक्सीजन में से 2p4 और फ्लोरीन में से 2p5। जो बात खत्म। जनरल हम लोग लिखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर के अनुसार बढ़ेगा, मतलब लिथियम से लेके फ्लोरीन तक बढ़ेगा। अब हमको बस खोजना है इसमें एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन में हम लोग 2 प्रकार का एक्सेप्शन खोजेंगे। एक तो या तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन खोज ले, या फिर दूसरा हम लोग पेनिट्रेशन पावर खोज ले। और ये सिर्फ एडजेसेंट एलिमेंट्स के लिए ही अप्लाई होता है, तो टेंशन नहीं लेना है। तो पहले हम लोग जैसे देखते हैं कि पहले हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन किसका किसका है, तो पहले हम लोग उसको गोला करेंगे। तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन एक लिथियम का दिख रहा है मेरे को, फिर से एक नाइट्रोजन का दिख रहा है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि कैसे चेक करेंगे? ये यस बहुत सर। हाँ हाँ। तो सबसे पहले हम लोग मतलब 2 ही चीज़ को हमको चेक करना है, एक पेनिट्रेशन। बता दो हम्म। आप बता दो सर कि कैसे चेक करें। हाँ हाँ, 2 ही चीज़ हम लोग को चेक करना है। एक तो खोजना है कि इसमें किसका किसका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना। दूसरा पेनिट्रेशन पावर के लिए, तो सबसे पहले हम लोग हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन खोजते हैं। तो मेरे को मिला एक लिथियम और एक मिला मेरे को नाइट्रोजन, ठीक है ना। फिर से हम लोग फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन खोजते हैं, तो एक मिला मेरे को बेरिलियम, उसमें 2s2 है। बुझाया? यस सर। हाँ। तो मैं क्या करूँगा कि मन में या फिर पेंसिल से या फिर कलम से जो भी हो, तो नाइट्रोजन का हाफ फील्ड है, इसका मतलब नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाएगा ना। होना चाहिए था ऑक्सीजन का ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन हो जाएगा, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाएगा बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। समझ में आया?
यस सर। हाँ, और क्योंकि ये सिर्फ एडजेसेंट पे लगता है इसीलिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हाफ फील्ड हमको जहाँ मिला उसके अगला एलिमेंट और उसको गोला कर लेंगे बढ़िया से कि यहाँ पे एक्सेप्शन है। ठीक है, फिर से बेरिलियम का मिला फुल्ली फील्ड और लिथियम का मिला हम लोग को हाफ फील्ड, लेकिन बेरिलियम का ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसे भी जनरली भी ज़्यादा ही है बेरिलियम का, तो टेंशन नहीं लेना है। बुझाया? जैसे फुल्ली फील्ड का आयनेशन एनर्जी ज़्यादा होता है हाफ फील्ड से, लेकिन यहाँ पे बेरिलियम का ऑलवेज ज़्यादा होगा लिथियम से, जनरली भी ज़्यादा हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं आया। ठीक है। ओके सर। सर हाँ एक सर जैसे बेरिलियम और बोरोन में हाँ हाँ, मैं बताता हूँ। अभी हम लोगों ने क्या किया कि जितना भी हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मिला हम लोग उसको मतलब देख लिए। अब हम क्या करेंगे कि पेनिट्रेशन पावर खोजेंगे। तो पेनिट्रेशन पावर भी जस्ट एडजेसेंट एलिमेंट के लिए होता है, तो देखेंगे कि एस से पी में कहाँ जा रहा है। जहाँ जो एस से पी में हुआ वहाँ पे हम लोग गोला लगाएंगे खटाखट कि एस वाले का ज़्यादा हो जाएगा पी वाले से। तो वो जो गोला लगाएंगे वो किसके कारण, तो वो पेनिट्रेशन पावर के कारण। और जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में गोला लगाए थे वो किसके कारण था, तो हाफ फील्ड के कारण था। ठीक है ना। तो जब बेरिलियम और बोरोन में हम लोग गोला लगाएंगे तो उसके ऊपर लिखेंगे एक्सेप्शन और ब्रैकेट में लिखेंगे पेनिट्रेशन पावर, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर जो एक्सेप्शन लिखेंगे उसके ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। आई गेस कि अब क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे करना है। नहीं भी हुआ सर होगा ये तो बेरिलियम बोरोन वाला नहीं हुआ क्लियर। अच्छा, मैं बताता हूँ ना। बेरिलियम में किससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं हम लोग, एस ऑर्बिटल से। यस सर। और बोरोन में किससे निकाल रहे हैं हम लोग, पी ऑर्बिटल से। पी ऑर्बिटल। तो पेनिट्रेशन पावर किसका ज़्यादा था, एस का। तो एस से निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा, इसीलिए एस वाले बेरिलियम का ज़्यादा हो जाएगा बोरोन से। यस अब समझ में आ गया? यस सर। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। डन। वैसे आप लोग लिख क्या रहे हो? नियॉन को ब्रैकेट में ले लेना, मतलब गोला कर देना और लिख देना हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। सर ये तो लर्न ही हो गया। क्या हो गया? सर नियोन का हाँ हाँ हाँ, नोबल गैस। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना कि आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखेंगे। तो आप लोग लिखो, अब सबसे ज़्यादा नियॉन, उसके बाद से फ्लोरीन, फिर से ऑक्सीजन होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, एक्सेप्शन हो गया, तो नाइट्रोजन हो जाएगा, फिर से ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर से कार्बन होगा, फिर से बोरोन होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, एक्सेप्शन हो गया ड्यू टू पेनिट्रेशन पावर, तो बेरिलियम हो जाएगा, फिर से बोरोन होगा, फिर से लिथियम होगा। तो ऐसा लिख लो आप लोग। ठीक है। यस सर। हाँ, तो अब हम लोग थर्ड पीरियड में लिखेंगे और मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से लिखो इसको। कैन यू डू इट बाय योर सेल्फ एंड टाइप इन यस द सर। चैट बॉक्स सो दैट मेरे को समझ में आ जाए कि आप लोग को समझ में आया। सर क्या लिखना था, आवाज़ कट गई थी, मेरा नेट चला गया था। अच्छा, थर्ड जो पीरियड है ना उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड लिखना था। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ओके डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, मतलब सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा, उसके बाद उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे। ओके। नाइस चंदन, एज एक्सपेक्टेड। लेट मी चेक। सल्फर और फास्फोरस में, अच्छा अच्छा अच्छा।
नाइस नाइस नाइस। तो चंदन आपको समझ में आ गया है, 100 में 100 लाना है भाई जे मेंस में। यस सर। और जो टेस्ट हो रहा है ना उसमें भी आप लोग देखो, पिछले बारी आर्ची ने 100 में 100 मतलब 70 में 70 लाया था। तो आई एक्सपेक्ट दैट, मुझको लगता है ऐसा कि आप लोग सभी लाने लायक हो, मतलब ला सकते हो। तो इस बारी जो टेस्ट होगा उसमें सबको लाना है 70 में 70, ठीक है ना? मतलब जो भी होगा फुल में फुल लाना है। संडे को होगा सर टेस्ट? देखो मेरा तो मतलब अभी थोड़ा मेरे पे लोड है, तो मोस्ट प्रोबेबली संडे को नहीं होगा, बट एज सून एज आई गेट टाइम आई विल सेट द पेपर। टेस्ट का टेंशन मत लो, बहुत टेस्ट लूँगा मैं। और इस टेस्ट में अगर आर्ची फिर से फर्स्ट लाई तो इसको रिचार्ज फ्री में दिया जाएगा, 1 मंथ आराम से क्लास करेगी फिर से। एयरटेल का नंबर है ना जी? सर जियो एंड वोडाफोन। तो ठीक है, 1 महीना जो भी होगा मैं अपने NSS वाले जो मेंबर हैं उनको भेज दूंगा, वो करवा देंगे। तो जो लोग भी चाहते हैं कि मतलब अगला महीना मेरा भी फ्री हो जाए तो लाओ भाई। ऐसा नहीं है कि जैसे अगला टेस्ट हुआ उसमें आर्ची का आ गया फिर से टॉप, तो उसको मिल जाएगा। फिर से अगर मान लो कि अगला में 100% तुम्हारा भी आ गया, तो उसके अगला में अगर तुम भी फिर से 100% ला दोगे तो तुमको भी मिल जाएगा। तो ऐसा ही चलेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें थिंग ये है कि टेस्ट में अगर नंबर बढ़िया आएगा तो रिचार्ज हो ना हो ये सब तो छोटा मोटा चीज़ है, आप लोग का जे मेंस से एडवांस निकल जाएगा। ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है। तो अच्छा, एक बस चंदन ने टाइप किया यार, बाकी लोग नहीं टाइप कर रहे हो। अरे भाई कोई प्रॉब्लम है तो पूछो यार, ऐसा पूछ सकते हो कि सर कैसे कैसे चेक करना था, एक बार फिर से बताइए, तो फिर से बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग को हाफ फील्ड चेक करना है कि कहीं कहीं हाफ फील्ड कहाँ कहाँ है। फिर से हम लोग को चेक करना है कि क्या पेनिट्रेशन पावर के लिए चेक करना है। आदेश, हेलो। तो टाइप कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है, अरे वाह जी वाह रितेश, बढ़िया बढ़िया, सब लोग पकड़ लिए हो एकदम। ठीक है। लास्ट में सोडियम होगा रितेश, हम समझ सकते हैं वो टाइपो है, तो गलती से हो गया है वो, सोडियम की जगह पे एल्युमिनियम। हाँ हाँ सर हमारे लैपटॉप में दिक्कत हो गया, टाइप नहीं हो पा रहा है, ऐसे ही बता दें। ओ भाई, हाँ तो सब ने बोल दिया तो अभी बता ही दो। वो तो कोई बाकी नहीं है। तनीषा एक बाकी है, तो शायद उन्होंने फर्स्ट क्लास किया है तो कॉन्फिडेंस कम है, तो कोई बात नहीं है। देन यू टेल आर्ची, आंसर बताओ। अच्छा ये बताओ एक्सेप्शन कहाँ कहाँ है बस। सर एक्सेप्शन एक तो फॉस्फोरस और सिलिकॉन में, और एक मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम में। फॉस्फोरस और सिलिकॉन में है। सॉरी सल्फर। और एक है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में पेनिट्रेटिंग पावर, एंड फॉस्फोरस एंड सल्फर में फुल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, आपका आंसर बिल्कुल ही सही है और सब लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। नाइस गाइस। तो मतलब कि मेरा नोट्स मैं आप लोगों को सप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना? मतलब sir. आज का जो है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन है बहुत ही जनरल सा यार, मतलब कि वो मैं कराने लगूंगा तो बिना मतलब का टाइम ख़राब होगा। तो मैं नोट्स शेयर करूंगा और आप लोग ये काम करो कि अब अपना जो नोट्स जो फेयर में लिख रहे थे आप लोग, तो ये काम करो आप रफ नोटबुक लेते आओ, रफ नोटबुक में करो ये सब सवाल, मतलब अभी जो करा रहा हूँ
घर जाके मेरा नोट्स डाउनलोड कर लेना और फिर से इसको फेयर में अच्छा से लिख लेना। सारा का आंसर खुद से बनाना है, जो नहीं बनेगा मेरे से पूछ लेना। सब आसान है, इसीलिए मतलब करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। यस सर। हम्म। तो नोट कीजिए, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड आयोनाइजेशन एनर्जी इन 13th एंड 14th ग्रुप। फाइंड आयोनाइजेशन एनर्जी इन 13th एंड 14th ग्रुप। ठीक है। अभी सर। अरे अरे मैं बता रहा हूँ इसका आंसर, ये एक्सेप्शंस है, तो इसको मतलब कि हाईलाइट कर लेना, लिख देना एक्सेप्शंस। ठीक सर है। भी रफ कॉपी में लिखना है। अरे भाई रफ में लिख लो, क्योंकि बाकी सारा क्वेश्चन भी तो है ना, समझ में आया। यस सर। बाद में यस सर। मेरे नोट्स में भी ये सब चीज़ है, तो टेंशन नहीं लेना है। तो लिख लिए ये चीज़, इसको नोट्स में लिख लेना Yes. आपने, मतलब बाद में जब सारा क्वेश्चन लिखने के बाद। और ये जो एक्वस रेडियस जो लिखने का है ना, वो छोड़ देना, ये सब मतलब किसी और टॉपिक का है, मैं बाद में बताऊंगा इसको। तो इसमें हम लोग पहले तो हम लोग 13th ग्रुप के एलिमेंट्स का नाम लिख लेंगे, तो बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, ठीक है यस ना। सर। हाँ, तो इसमें आयनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड होता है वो बोरोन का सबसे ज़्यादा होता है, होना भी चाहिए था जनरली अगर देखें तो, क्योंकि रेडियस नीचे जाने में बढ़ता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी नीचे जाने पे घटेगा, तो बोरोन का मैक्सिमम होना चाहिए था। ठीक है। बोलो भाई। Yes, sir. यस। हाँ, फिर से जो थैलियम होता है ना, थैलियम, उसमें लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, तो थैलियम में लिख देना 4F और LC, मतलब लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन, इसीलिए बोरोन के बाद से थैलियम हो जाता है। कोई सर पूछेगा पीरियोडिक बोरोन के टेबल। बाद से थैलियम क्यों होता है, तो बोलना कि लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है इसीलिए। यस सर। हम्म। और थैलियम के बाद से गैलियम, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन होता है। बोरोन, उसके बाद से थैलियम, उसके बाद से गैलियम, गैलियम में डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो देखो आप यही पॉइंट याद करके एक नॉर्मल स्टूडेंट से एक अच्छा स्टूडेंट बन जाओगे। कहने का सेंस ये है कि सबको पता है कि रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एनर्जी। तो कोई पूछेगा बताओ भाई बोरोन और एल्युमिनियम और थैलियम में किसका ज़्यादा है, तो लोग कहेगा अच्छा थैलियम का तो रेडियस ज़्यादा है, इसीलिए एल्युमिनियम का ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन देखो एल्युमिनियम से ज़्यादा थैलियम का है, तो यहीं पे तो आप उससे उनसे अच्छे बनोगे, मतलब उनसे ज़्यादा मार्क्स लाओगे। वो यहाँ पे निगेटिव पॉइंट स्कोर करके आएंगे, उनको लगेगा कि सब तो सही है, आएगा माइनस में मार्क, तो इसीलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बोरोन के बाद से थैलियम, उसके बाद से गैलियम। तो बोरोन के बाद से थैलियम इसीलिए आया क्योंकि इसमें LC हो जाता है, लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन, और गैलियम उसके बाद इसीलिए आया क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद से जो ऑर्डर है वही रहेगा। तो ऑर्डर क्या है कि एल्युमिनियम का ज़्यादा होना चाहिए इंडियम से, तो एल्युमिनियम का ज़्यादा है इंडियम से। ठीक है, आई गेस की समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। Yes, sir. समझने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना, मतलब कि कैसे कैसे हो रहा था। तो याद रखने का तरीका मैंने बता ही दिया कि बोरोन का सबसे ज़्यादा, वो तो पक्का। उसके बाद से थैलियम इसीलिए होता है क्योंकि इसमें लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, और गैलियम उसके बाद इसीलिए आता है क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन होता है। उसके बाद से जो ऑर्डर है वही रहेगा, मतलब एल्युमिनियम का ज़्यादा हो जाएगा इंडियम से। समझ में आ गया। तो ये था 13th ग्रुप। अब हम लोग लिखेंगे 14th ग्रुप। तो 14th ग्रुप में एलिमेंट्स का नाम लिख लीजिए। कौन सी गीत सुनोगे प्यारे बाबू? कैल्शियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। फास्ट। कैल्शियम, लिखा सिलिकॉन, हुआ है। जर्मेनियम, टीन, लेड। तो होना क्या चाहिए था कि नीचे से ऊपर जाने में बढ़ना चाहिए था, लेकिन एक्सेप्शन बस इसमें आता है लास्ट वाले दो में, मतलब टीन और लेड में। तो टीन का ज़्यादा होना चाहिए लेड से, लेकिन लेड का ज़्यादा हो जाता है टीन से बस। और ये इसीलिए होता है क्योंकि लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है लेड में। ठीक है। यस सर। हाँ, ये दोनों ग्रुप एक्सेप्शन है।
तो इसमें टीन और लेड में ऐसे गोला करके एक्सेप्शन लिख लेना और फिर से आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिख लेना। कार्बन ग्रेटर देन सिलिकॉन ग्रेटर देन जर्मेनियम ग्रेटर देन लीड ग्रेटर देन 10, मतलब 3 सबसे नीचे चला जाएगा। ठीक है, लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है। हाँ हाँ, लीड में लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसे यहाँ पे टेलियम में लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। ठीक है। यस सर। हम्म। तो ये याद रखिएगा, बिल्कुल पूछूंगा मैं टेस्ट में, इसमें कोई भी मतलब दो राय नहीं है। और मैं पूछूँ या ना पूछूँ, जेई मेंस या जेई एडवांस जरूर पूछेगा। पीबी और एसएन वाला तो जेई एडवांस 4-5 बार पूछ चुका है। सर जेई मेंस और जेई एडवांस में एक्सेप्शन सिर्फ पूछते हैं सर। अरे भाई एक्सेप्शंस ही पूछते हैं, भी नहीं, ही पूछते हैं। तो सर आप बुक लिखिए सर, जो सब एक्सेप्शन से भरा हो आपका बुक खुद लिखेगा। बहुत सारा बुक है भाई। आ, आप लिख लो, शॉर्ट नोट्स लिख लो जिसमें सब एक्सेप्शन से भरा हो। जब भी पढ़ के जाओगे सब सही हो जाएगा, बुझाया? ठीक है, एक्सेप्शन पे लिखे हैं। हाँ हाँ। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, मैं एक सवाल इसमें समझाता हूँ, बाकी सब आप लोग घर पे कर लेना, ठीक है ना? जिसमें प्रॉब्लम होगा पूछ लेना। जैसे मान लो ये है, तो इसमें पूछ रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो दूसरा है वो सबसे ज़्यादा किस में होगा। तो सबसे पहले तो हम इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अब क्योंकि ये दूसरे का ऑर्डर पूछ रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से पहले एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, ठीक है ना? क्योंकि दूसरा, नहीं सर फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ भाई समझाता हूँ। जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी 2 का डिफिनीशन क्या है कि M+ से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पे जो एनर्जी लगा उसको हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी 2 बोलते हैं। ये सही है कि नहीं? यस। यस सर। जैसे मेटल से एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो उसको आयोनाइजेशन एनर्जी 1 बोले। अब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद से M+ बना, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसको हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी 2 बोलेंगे, ठीक है? यस सर। हाँ, तो आयोनाइजेशन एनर्जी 2 का अगर हमको ऑर्डर निकालना है तो सबसे पहले हम लोग को M+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। अब M के कॉन्फ़िगरेशन से काम नहीं चलेगा क्योंकि M+ से इलेक्ट्रॉन अब निकल रहा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि M+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। बुझाया? यस सर। हाँ, यस सर। तो M+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम का सट एकदम मतलब तेजी में। तो पहले इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए और एक एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंक दीजिए। सर डी ब्लॉक के एलिमेंट को लिखना है। हाँ हाँ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम का लिखना है। तो पहले आप इसका नॉर्मल जो मतलब न्यूट्रल एटम है उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, उसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए और जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो 4s वाला में से निकलेगा। तो सारा में से 4s में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, तो वो हो गया हमारा M+ का कॉन्फ़िगरेशन। और उसके बाद से हम लोग अपना रूल लगाएंगे। तो क्या, तो पहले चेक करेंगे कि किसी का हाफ फील्ड तो नहीं है, अगर हाफ फील्ड होगा तो उसी का मैक्सिमम। किसी का माइक्रोफोन ऑन है, रितेश? हाँ, तो बताइए खटाखट किसका सबसे ज़्यादा होगा, बताइए आयोनाइजेशन एनर्जी 2। हेलो? यस सर। अच्छा, मेरे को समझ में आ गया। ओ भाई, मेरे स्क्रीन शेयर मैंने नहीं किया है, नो सर। इसीलिए तो प्रॉब्लम हो रहा था। ओके नाउ स्कैंडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये चारों एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है हम लोग को M+ का, क्योंकि हम लोग को सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड लिखना है, ठीक है ना? तो M+ का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, तो पहले मेटल का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और फिर से उसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। अब उसके बाद से हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए अब कंपेयर करेंगे। तो
अब हम लोग फिर से रूल लगाएंगे, तो पहले सबसे पहले हाफ फील्ड के लिए चेक करेंगे और फिर से हम लोग पेनिट्रेशन पावर वाला चेक करेंगे। तो जैसे स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, अच्छा किसी का नहीं है आंसर, वेनेडियम, क्रोमियम। तो इसका जो न्यू जनरल एटम है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4s2 3d1। एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके ओके। इसका क्या होता है, 4s2 3d2। इसका क्या होता है, 4s2 3d3। इसका होता है 4s1 3d5। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा 4s1 3d1, ये हो जाएगा 4s1 3d2, ये हो जाएगा 4s1 3d3 और ये सारा जाएगा 3d5 बच गया। तो अब हम लोग इसमें सबसे पहले चेक करेंगे पेनिट्रेशन पावर, तो ऐसा कुछ तो है नहीं, सब में एस से ही निकल रहा है, तो पेनिट्रेशन पावर का काम खत्म। अब हम लोग चेक करेंगे हाफ फील्ड, तो सब मतलब हाफ फील्ड जो होता है वो पेनिट्रेशन पावर से भी ज़्यादा होता है। तो हाफ फील्ड किसका है, क्रोमियम का हाफ फील्ड है 3d5, इसीलिए इसमें मैक्सिमम किसका हो जाएगा, क्रोमियम का। समझ में आया? यस सर। आर्ची, आर यू इन द मीट? हेलो आर्ची, चंदन, Yes, sir. ओके। हेलो। हाँ हाँ, यस सर। ओके ओके, समझ में आया कि नहीं ये? हाँ सर। हाँ अच्छा, जो क्वेश्चन था वो ये था, मेरे को लगा ना कि आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा, सॉरी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया था। सर नहीं दिख रहा था। हाँ हाँ हाँ, मेरे को बाद में पता चला। तो ये था क्वेश्चन, मेरे को लगा इतना मतलब आसान सा क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है। तो इसमें IE2 निकालना था मैक्सिमम किसका होना चाहिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम में। तो क्या करेंगे हम लोग कि M+ का कॉन्फ़िगरेशन लिख के कंपेयर कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्रोमियम का ज़्यादा आ जाएगा क्योंकि इसमें हाफ फील्ड वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, ठीक है। बोलो भाई। सर इसमें से यस सर। हाँ हाँ बोलो आदेश। सर इसमें से आउटर मोस्ट से निकालना था ना एक इलेक्ट्रॉन हाँ M+ हाँ में। हाँ, आपने तो 4s से निकाला। तो आउटर मोस्ट कौन सा है? तो 4s। तो 4s से ही तो निकाला ना। यस सर, कंफ्यूजन हो गया। ठीक है ठीक है, अब समझ में आ गया ना। तो ये जो बाकी सारा है सब वैसा ही है, ठीक है ना। बोलो भाई। कुछ नहीं। तो इसको आप लोग घर पे या फिर एक और निकालो, आयोनाइजेशन एनर्जी 3 मैक्सिमम निकालना है, किस में होना चाहिए, क्रोमियम, मैंगनीज, वेनेडियम और टाइटेनियम में। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि दो दो इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंक देंगे सब में से। तो निकालिए, क्रोमियम, मैंगनीज, टाइटेनियम और वेनेडियम में सबसे मैक्सिमम करना किसका बहुत- होना चाहिए? वॉइस किसका? नहीं आ रही है। हेलो। सब मैंगनीज का। हाँ, इसमें ना कोई भी मतलब एक्सेप्शन वाला रूल नहीं लगेगा, मतलब पेनिट्रेशन भी नहीं लगेगा। और ओ भाई इसमें लगेगा ना, हाफ फील्ड वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। मैंगनीज जो होता है वो हाफ फील्ड होता है, तो इसीलिए मैंगनीज का मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है ना। एम आई ऑडिबल? सर निकालता भी नहीं सर, आप बता देते हैं। अरे कोई नहीं यार, आप निकाल लो, क्या दिक्कत है। ओके, नाउ आपको करना क्या है, मतलब ये लास्ट हमारा हो रहा है अब। आज आयोनाइजेशन एनर्जी पे हम लोग ख़त्म कर देंगे। आई वाज थिंकिंग कि इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी ख़त्म हो जाता है, लेकिन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं है। तो फाइंड द ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी 2 इन सेकेंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट, ठीक है। तो ये आप लोग का मतलब कि इसमें भी वैसे ही करना है कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और फिर से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना है, क्योंकि हम लोग M+ से इलेक्ट्रॉन निकालने वाले हैं। और फिर से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद से फिर से हम लोग वही काम करेंगे कि चेक करेंगे कि किसका हाफ फील्ड है, और फिर से चेक करेंगे कि पेनिट्रेशन पावर कहाँ कहाँ लग रहा है। समझ में आ गया ना? यस सर। सर फिर से बोल दो। 1 मिनट, किसी ने वॉइस मैसेज। नहीं आ रही है आप। आदेश आपका शायद प्रॉब्लम है, वॉइस नहीं आ रही है आपकी। इंटरनेट प्रॉब्लम है शायद। सर आदेश ने अपना डाटा लिमिट क्रॉस कर गया सर।
ओहो, कोई बात नहीं है। ठीक है ठीक है, आदेश आप यूट्यूब देख लेना, मैं डाल दूंगा आज, ठीक है ना। तो सर इस अब क्लियर है। अच्छा अच्छा ठीक है भाई। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि मतलब सबका एम प्लस का पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और उसके बाद से कंपेयर कर लेंगे, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत? नो सर। फिर सबका एक प्लस में निकालना है, आ जो सेकेंड एंड थर्ड पीरियड का जो एलिमेंट उसका एम प्लस में निकालना है हाँ हाँ, तो एम आयनाइजेशन प्लस एनर्जी। इसीलिए ना निकालेंगे, क्योंकि क्यों निकालेंगे एम प्लस, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी टू का ऑर्डर पूछा गया है, आयोनाइजेशन एनर्जी वन नहीं। अब आयोनाइजेशन एनर्जी टू का, तो आयोनाइजेशन एनर्जी टू क्या होता है कि एम प्लस से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। चंदन और आर्ची, यस। आप लोग को समझ में आ रहा है? यस सर। ओके ओके, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट लिखेंगे, ये क्वेश्चन होमवर्क रहा, आप लोग बनाना, मैं नोट्स भेजूंगा, मिला लेना, अगर नहीं मिलेगा या फिर कोई कन्फ्यूजन होगा तो फिर से कल हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट लिखिए, कॉन्सेप्ट, ओके। यस सर। हाँ, तो कॉन्सेप्ट बस वही है यार, फिर से हम लोग जेड स्टार में क्या पढ़े थे कि जेड स्टार प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो लिखे थे ना हम लोग, फिर से हम लोग वही लिख देंगे। तो लिखिए, उसको हम लोग 7-8 बार लिख चुके हैं, तो अब तो याद हो जाना चाहिए सबको। तो 10 बार। वाह वाह, तो अब तो याद हो जाना चाहिए सबको। हाँ ठीक है। यस सर। हाँ, तो इसमें हम लोग बस यूज किसका करने वाले हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज का। तो कोई भी एलिमेंट हो, उसका जो केटायन होता है ना, उसका आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज उस मतलब एटम से ज़्यादा होता है। जैसे हीलियम और हीलियम प्लस, तो हीलियम प्लस का हमेशा ज़्यादा होगा हीलियम से, ठीक है ना, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया ना? यस सर। हम्म। तो जैसे आपको लगेगा कि इसमें भी आप तो कॉन्फ़िगरेशन लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, तो इसमें जैसे सेम एटम में कॉन्फ़िगरेशन तो लगाना नहीं है। जो हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड वाला था, वो मैंने क्या बोला था कि एडजेसेंट एटम्स के लिए लगता है और एक पीरियड में लगता है, और हीलियम प्लस एडजेसेंट एटम तो है नहीं, तो इसीलिए इसमें नहीं लगेगा, ठीक है ना। समझ में आया अब? यस सर। ये इम्पोर्टेंट था। तो जैसे कोई भी सर अगर, फिर से रिपीट कर दो। हाँ हाँ, मैं ये रिपीट बोल रहा हूँ कि जैसे हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 आएगा, हीलियम प्लस का लिखोगे तो 1s1 आएगा। तो आपको लगेगा क्या कि अरे हाँ, तो इसका तो फुल्ली फील्ड है, तो हीलियम का ज़्यादा होना चाहिए हीलियम प्लस से, लेकिन नहीं, क्योंकि फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग एक पीरियड में लगाते थे, और वो भी एडजेसेंट एलिमेंट्स के लिए लगाते थे। लेकिन यहाँ पे हीलियम और हीलियम प्लस जो है, ये एक ही एलिमेंट है, एडजेसेंट तो है नहीं और पीरियड में तो है नहीं, इसीलिए इसको यहाँ पे वो रूल नहीं लगेगा। अब समझ में आया? यस सर। हाँ, तो ये जो नोट का जो फर्स्ट पॉइंट था, वो इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इज ऑन, हाफ फील्ड कॉन्सेप्ट इज ओनली यूज्ड इन अ पीरियड एंड फॉर एडजेसेंट एलिमेंट। अब समझ में आ गया ना? यस सर। यस हाँ, सर। तो जैसे फास्फोरस और फास्फोरस प्लस में किसका ज़्यादा होगा? फॉस्फोरस प्लस। फास्फोरस। हाँ, वैसे ही नाइट्रोजन और नाइट्रोजन प्लस में किसका ज़्यादा होगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन प्लस। हाँ, तो आप लोग ये 2-3 एग्जाम्पल लिख लो कि हीलियम प्लस का ज़्यादा होगा हीलियम से, फास्फोरस प्लस का ज़्यादा होगा फास्फोरस से। उसको लिख लिया। नाइस। तो अब फिर से यार वही एग्जाम्पल कि एल्यूमिनियम प्लस एल्यूमिनियम 2 प्लस एल्यूमिनियम 3 प्लस में किसका ज़्यादा होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज से तो निकल ही जाएगा। समझ में आया ना? तो हाँ, आप इसको घर पे लिख लेना। अब हम लोग आएंगे, बात करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के लिए। तो लिखो फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हम लोग यहीं पे क्लोज करेंगे।
फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। लिख लिया सर। हाँ, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। ठीक है। Yes. यस सर। तो बस यही लिखना है। और ऑलवेज ये ध्यान रखना भाई कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस में भूल मत जाना कि जो इनर्ट गैसेस होता है उसका सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है ना? यस सर हाँ हाँ, इनर्ट गैसेस एक्सेप्शंस होता है तो उसका सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है ना? यस सर। हाँ, तो अब इसमें आयनाइजेशन में लिख लो कि ऑर्डर नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -1, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस, सिलिकॉन 4 प्लस, फास्फोरस 5 प्लस। ये सब क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हैं। इसीलिए जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर होगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा? बढ़ेगा। हाँ, ठीक है। यस सर। हाँ, 3 मिनट और पढ़ना चाहोगे? यस सर। ओनली 3 मिनट्स। थोड़ा सर, हटा दिए सर। अरे आप लिख ही रहे थे क्या अभी? यस हाँ हाँ, नाइट्रोजन से लेके फास्फोरस तक का सारा एलिमेंट का नाम लिख देना यार। और क्या? और 10 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितना चार्ज चाहिए वो लिख देना। ठीक है। यस सर। ओके, नाउ राइट डाउन अनदर टॉपिक, आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर डी ब्लॉक मेटल्स। सर, आप प्लस कभी बाद में लिखते हो कभी पहले लिखते अरे हो। उससे कोई टेंशन नहीं है यार। +3 लिखो, 3+ लिखो। इंटरनेट पे एक बार चेक कर लेना पहले क्या होता है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, समझना चाहिए आदमी को बस। मैं कल बता भी दूंगा वैसे। मैंने कभी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। तो आयनाइजेशन एनर्जी फॉर डी ब्लॉक मेटल्स हो गया। Yes, sir. हाँ, तो हम लोग एक चीज़ लिखेंगे उसके बाद से ख़त्म। लिखेंगे हम लोग टी व करनी। यहाँ देखो, यहाँ मेरा कर्सर के पास टी व करनी, इसको हम लोग याद रख लेंगे। ठीक है। लिखू सर। हाँ हाँ भाई, एक काम करिए, आप पहले लिखिए, सारा एलिमेंट्स का नाम लिखना पड़ेगा यार। तो आप लोग उसके लिए जगह छोड़ दो, या फिर आप लोग तो रफ में ही लिख रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस लिख लो ट्यूकरनी, जो कि एक्सेप्शन है। ठीक है ना? सर इसमें एक्सेप्शन है क्या? अरे भाई बताता हूँ, पहले लिखो तो कि एक्सेप्शन, और उसके नीचे लिखो ट्यूकरनी। ठीक है। सर लिख लिया। तो देखो, जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसको हम लोग 1 से डिनोट करेंगे। जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है उसको हम लोग 2 से डिनोट करेंगे। और जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उसको हम लोग 3 से डिनोट करेंगे। ठीक है? ठीक है। यस सर। हाँ, यस। तो हाँ, तो अब क्या है ना कि जो ये ट्यूकरनी है ये है क्या? तो टी मने टाइटेनियम, व मने वेनेडियम, कर मने क्रोमियम, और नी मने निकल। तो टाइटेनियम का जो ग्रुप है, वेनेडियम का जो ग्रुप है, क्रोमियम का जो ग्रुप है, और निकल का जो ग्रुप है, ये सारा क्या है? एक्सेप्शन है। ठीक है। अब क्या एक्सेप्शन है वो बताता हूँ। तो ट्यूकरनी के नीचे लिख लो टाइटेनियम जिरकोनियम, माने टीजर हफराब, बड़ा नवाब था डूब गया, कर्मो वाला स्वैग, निपड़ पट 10। तो ऐसे लिख लो। और उसके बाद से इसमें जो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड होता है ना ट्यूकरनी में, वो होता है 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। ठीक है। सर किसमें? ट्यूकरनी वाला जो है मतलब टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, निकल, ये सारा एक्सेप्शन है। तो इसमें एक्सेप्शन यही है कि इसमें आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड जो होता है वो होता है 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। इसका मतलब थर्ड ट्रांजिशन वाले का ज़्यादा होगा देन सेकंड देन फर्स्ट। समझ में आया? यस यस सर। सर। हाँ, तो अरे भाई ये एक्सेप्शन था, तो इसमें 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1 था। तो आखिर कॉमनली क्या होता है? मस्त सवाल तो ये है, एक अच्छा सा सवाल तो ये है कि कॉमनली क्या होता है। तो कॉमन जो होता है ना वो होता है 3 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 2। तो आप लोग लिख लो कि जनरली आयनाइजेशन एनर्जी
3 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 2, मैंने थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का ज़्यादा होगा देन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, और फर्स्ट का ज़्यादा होगा देन सेकेंड। ठीक है। ओके सर। हाँ, तो ये था जनरली। अब फिर से हमारे मतलब कि फैमिली में कुछ होते हैं ना, मतलब जो फैमिली में रह के ही और फैमिली जैसा बिहेव नहीं करते हैं, तो वो कौन था हमारा? स्कैंडियम वाला ग्रुप था कि नहीं जी? याद है? यस सर। यस सर। हाँ, तो स्कैंडियम वाला ग्रुप कहता है कि भाई आप लोग डी ब्लॉक अपने साथ रहो और मैं अलग बिहेव करूँगा। तो ये कैसा बिहेव करता है? तो ये जनरल बिहेव करता है। तो नीचे जाने पे रेडियस बढ़ता है, इसीलिए ऊपर जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है इसमें। तो इसको स्पेशली लिख लो भाई अलग से कि स्कैंडियम एट्रियम लेंथेनम, नीचे जाने पे रेडियस और ऊपर जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। बोलो भाई। यस सर। यस सर। हाँ, तो अब इससे क्या हुआ ना कि जो लेंथेनम है उसका लोएस्ट, लेंथेनम को लिख लो कि लेंथेनम लोएस्ट एमोंग डी ब्लॉक मेटल, मैंने लेंथेनम का जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो लोएस्ट होता है। और हाईएस्ट किसका होता है? तो मरकरी का। क्यों? क्योंकि जिंक वाले ग्रुप में मैक्सिमम 3 वाले का है, तो 3 कौन सा है? मरकरी। ठीक है ना। और स्कैंडियम वाले ग्रुप में मिनिमम कौन सा है? तो लेंथेनम। इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लेंथेनम मिनिमम एमोंग डी ब्लॉक मेटल्स एंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मरकरी हाईएस्ट एमोंग डी ब्लॉक मेटल्स। ठीक है। और पीरियड में जाने पे क्या Yes. होगा? अरे पीरियड में जाने पे क्या होता है कि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, तो स्कैंडियम वाले पीरियड का स्कैंडियम वाले ग्रुप का क्या होगा? सबसे कम होगा आयनाइजेशन एनर्जी, और जिंक वाले ग्रुप का सबसे ज़्यादा होगा। तो जिंक वाला ग्रुप सबसे ज़्यादा है। अब इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा कौन है? मरकरी। तो इसका क्या होगा कि पूरे डी ब्लॉक में इसका सबसे ज़्यादा होगा, और सिमिलरली इसका पूरे डी ब्लॉक में इस ग्रुप का सबसे कम होता है। तो इस ग्रुप में किसका सबसे कम है? तो लेंथेनम का। इसीलिए लेंथेनम का आयनाइजेशन एनर्जी लोएस्ट अमंग डी ब्लॉक हो जाएगा। अब समझ में आ गया होगा आई गेस। यस सर। तो ये था हमारा मतलब कि पूरा डी ब्लॉक का आयनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करता है। और पक्का बताता हूँ ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक। तो याद रखना ट्यूकर्नी। अच्छा ट्यूब वाला क्या है? हाँ, ट्यूकर्नी उसका 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1, और जनरल होता है वो 3 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 2। तो हम कैसे याद किए थे बताता हूँ। मैंने याद किया था ट्यूकर्नी नहीं, ट्यूकर्नी 321 और जनरल 312, ऐसे मैंने याद किया था। सर आप एयू का मैथ्स लिखे हैं सर, आयनाइजेशन एनर्जी। वो एक्सेप्शन है इसीलिए लिखा हूँ। और भाई एक्सेप्शन क्या है? 3 तो एयू का तो सबसे ज़्यादा होना ही चाहिए था ना, इसमें कहाँ एक्सेप्शन है? आप अभी बोले अरे मैंने क्या बोला कि 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1, तो 3 कौन सा है? एयू ही ना है। अरे ये आयनाइजेशन एनर्जी मैक्स इसका इसीलिए लिखा हूँ कि ये ग्रुप में लिखा हूँ मैं। देखो उसके पहले क्वेश्चन था कि कंपेयर करना था कॉपर सिल्वर गोल्ड में, तो मैंने कॉपर सिल्वर गोल्ड में इसका मैक्सिमम लिखा है। समझ में आया? यस सर। हाँ, ये थोड़ी ना लिखा है कि पूरा डी ब्लॉक में इसका मैक्सिमम है। मैंने लिखा है कि कॉपर सिल्वर गोल्ड में गोल्ड का मैक्सिमम है। आ गया सर समझ में। हाँ, तो अब देखो भाई क्या हो सकता है ना कि ये जो फाइंड द ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन वोलेटाइल आयरन मैंगनीज, ये सब खटाखट निकल सकता है। ठीक है ना। हाँ। यस सर। हाँ, इसमें एक नोट है, मतलब मैं बोल देता हूँ, आप लोग नोट कर लेना घर पे, मैं नोट्स भेज दूंगा। तो नोट बस यही है कि आयनाइजेशन एनर्जी, देखो कोई भी रूल ले लो, चाहे आप जनरल रूल ले लो या फिर ट्यूकर्नी ले लो, सब मैक्सिमम किस पीरियड का है? तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का है ना। देखो दोनों में मैक्सिमम थर्ड वाले का है, ये दिख रहा है ना। ट्यूकर्नी में भी थर्ड वाले का है, इसमें भी थर्ड वाले का है। तो आखिर थर्ड वाले का है क्यों मैक्सिमम? तो ये मैक्सिमम बस इसीलिए है क्योंकि लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन होता है। ठीक है। ओके सर। हाँ, तो नाउ आयोनाइजेशन एनर्जी ख़त्म हो चुका है। ठीक है ना। अब बस एक ही कॉन्सेप्ट बाकी है, वो मैं कल बताऊंगा। वो इतना ना आसान है कि ख़त्म। फिर से मैं कल इलेक्ट्रॉन गन इंथैल्पी, जो कि ये भी थोड़ा मतलब आज मैं सोचा था कि यहाँ तक ख़त्म करूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन गन इंथैल्पी है, उसके बाद से बस 61 पेज का है ये चैप्टर। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया चैप्टर। ठीक है। तो हम लोग कितना पेज तक कर लिए हैं?
हम लोग 44 तक कर लिए हैं, तो मैक्सिमम मैक्सिमम हम लोग का 16-17 पेज बाकी है। तो कल हो जाएगा, और मैं संडे को हो सकता है तो एक क्लास ले लूँगा, उस दिन ख़त्म कर दूँगा, ठीक है ना? यस। हाँ, नेक्स्ट वीक से हम लोग केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। तो ओके गाइस, बाय। 1 मिनट यार, पहले स्क्रीन ऑफ करता हूँ शेयरिंग। सर बाय। हम्म।